हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 11th का मैथ, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब अपना परमुटेशन और कॉम्बिनेशन विविध के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज इसमें हम एक नया चैप्टर, एक नया प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय ना। तो आपका ये नया चैप्टर होगा द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। तो क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, क्या होता है द्विपद प्रमेय, ध्यान से देखना। द्विपद का मतलब क्या है, जिसमें दो पद हो, नाम से स्पष्ट है, द्वि माने दो, पद माने पद, जिसमें दो पद हो। अर्थात आपने इसके पहले अभी पढ़ा है पहले वाले क्लास में a प्लस बी, या उसके पुराने कक्षाओं में a प्लस बी का पावर 2 पढ़ा है। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर क्या देखो, दो दो पद एक नहीं है, अरे एक पद आपका ये हुआ, एक पद आपका भी हुआ। अब इसका कुछ न कुछ घातांक है, घात है, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 3। तो ऐसे ऐसे अगर आपको दो पद का कुछ भी घात आ जाए, उसका वैल्यू लिखना हो, तो इस तरीके से अगर आपको a प्लस बी का पावर 4 लिखना हो, तो इसको भी आज बहुत मशक्कत करने के बाद लिख सकते हो। कितना, जैसे आप a प्लस बी का पावर 4 कैसे कैलकुलेट करोगे, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे करके दो पार्ट में तोड़ोगे, स्क्वायर स्क्वायर मिलकर पावर 4 हो जाएगा ना। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर इतना लिखोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इतना लिखोगे, फिर से उसका पूरा गुणा भाग करोगे, तो आपको फाइनली मिलेगा a का पावर 4 प्लस 6 a का पावर 3b प्लस 4 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 6 a b क्यूब प्लस b का पावर 4, आपको ये मिलेगा। अब फिर आपको a प्लस बी का पावर 5 करना हो, a प्लस बी का पावर 6 करना हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा गुणा भाग करना। ऐसे ऐसे गुणा गुणा कर करके आप करोगे, बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर हमें a प्लस बी का पावर n निकालना है, अब n आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर n आपका पूर्ण संख्या भी हो सकता है और n आपका परिमेय संख्या हो सकता है। तो ये द्विपद प्रमेय के अंतर्गत, बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत हम इसके एक्सपेंशन को पढ़ते हैं, इसके विस्तार को पढ़ते हैं। इसके विस्तार मतलब ये होगा क्या, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का विस्तार ये है, a प्लस बी के होल क्यूब का विस्तार ये है, a प्लस बी का पावर 4 का विस्तार ये है, वैसे a प्लस बी का पावर 5, 6, 7, पावर 8, पावर 9, पावर 10, इन सब का एक्सपेंशन क्या होगा, उसे हम किस में पढ़ेंगे, द्विपद प्रमेय के अंतर। आपको समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, दो पद रहेगा, उसका कुछ पावर रहे, वो होगा क्या, ये हमें पढ़ना होगा विशेषकर। लेकिन क्लास 11th में हम अपनी जानकारी को पूर्ण संख्याओं तक सीमित रखेंगे, परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी को हम नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमें a प्लस बी यानी दो पद का जो घात होगा वो कितना होगा, वो क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। इस पे हमें अपनी जानकारी को सीमित रखना है, ठीक है। एक चीज अगर आप यहाँ पर नोटिस किए हो, कुछ चीज नोटिस करो, और a प्लस बी तो आपको पता ही है, a प्लस बी होता है। एक चीज आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हो, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना था, सबसे पहले आपने क्या लिखा, a स्क्वायर लिखा, फिर 2ab, a का पावर देखो एक कम हुआ, यहाँ पर b का कोई पावर नहीं था, b दिख रहा है, यहाँ पर b का पावर 0 है, कुछ नहीं तो 0, यहाँ पर b का पावर 1 बढ़ गया, फिर b का पावर और 1 बढ़ गया, यानी a का पावर यहाँ पर 2 था, फिर यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, a का पावर घटा है ना, और b का पावर यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर b का पावर 2 हुआ, तो b का पावर बढ़ा। यहां से भी आप नोटिस करो, a का पावर सबसे पहले अगर इसका पावर 3 था तो 3 से स्टार्ट की हो, फिर a का पावर 2 आया, फिर a का पावर 1 आया, फिर a का पावर 0 है। यहाँ पर देखो b था ही नहीं, b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर, यानी जब आप दो पद लेके चलते हो तो जो पहले का पावर होता है वो फिर घटता जाता है धीरे धीरे, और जो दूसरा पद होता है उसका पावर बढ़ता जाता है। सेम यहाँ पर भी आप ये नोटिस कर सकते हो, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपने नोटिस क्या किया, a का पावर इंक्रीज कर रहा है और b का पावर डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, क्लियर है।
दूसरा चीज आप ये नोटिस करो क्या, कि इसमें जितने भी पद हैं, चाहे ये पद देखो, 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 इनमें टोटल घात जो a प्लस बी का घात है वही है। जैसे यहां पर देखो a का घात 4 हुआ, यहाँ पर a का घात 3 है, b का घात 1 है, 3 1, फिर से टोटल मिलकर घात 4 हुआ। इस पद का घात कितना है 2 2, इस पद का घात कितना है, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 3 है, 1 3, यहाँ पर अगर इसका a प्लस बी का पावर 3 है तो a का पावर, इस पद का घात 3 है, इस पद का घात देखो 2, इस b का घात 1 है, 2 1, प्रत्येक पद का घात वही है जो a प्लस बी का घात। बात समझ में आ रहा है ना, यानी प्रत्येक पद का जो घात है वो किसके बराबर है, जो आपका a प्लस बी का घात है उसी के बराबर प्रत्येक पद का घात। यहाँ पर ये घट रहा है और b का पावर क्या होता है, बढ़ता है, इसे आप करेक्ट करना। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है। एक तीसरी बात आप इसमें नोटिस करो क्या, जैसे यहाँ पर देखो अगर a प्लस बी का घात 2 है, यहाँ पर a प्लस बी का घात कितना था, 1 था, तो यहाँ पर टोटल कितने पद आए इसके प्रसार में, 1 पद 2 पद। अगर यहाँ पर a प्लस बी का घात 2 है तो यहाँ पर इसके प्रसार में 1 पद 2 पद 3 पद। अगर a प्लस बी का घात 3 है तो इसके प्रसार में कितने पद आए, 1 2 3 4। a प्लस बी का घात 4 है तो इसके प्रसार में कितने पद आए, 5 पद आए। यानी a प्लस बी का जितना घात है उसके प्रसार में उससे एक ज्यादा घात आ रहा है। बात समझ में आ रहा है नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो अगर कभी आपसे कोई पूछे कि a प्लस बी का पावर 8 है तो बताओ जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो इसके प्रसार में कुल कितने पद आएंगे, 9 पद आएंगे। जितना घात रहेगा इसे कहते हैं घातांक। a प्लस बी का जो घातांक रहेगा उससे एक अधिक पदों की संख्या होगी उसके प्रसार में। बात समझ में आ रहा है ना। तो क्या आपको ये तीनों बात ठीक है। अब दूसरी बात, अगर आपको एक बात ये पता चल गया क्या, कि यहां पर पावर, अगर a प्लस बी का पावर 4 है तो आप स्टार्ट कहां किए हो, a का पावर 4 से स्टार्ट किए हो। धीरे धीरे एक एक पावर कम करते जाना है a का, और b का धीरे धीरे एक एक पावर क्या करता है, बढ़ाना जाना, बढ़ाते जाना। लेकिन ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि चलो मुझे बताओ a प्लस बी का पावर 5 कितना आएगा, आप बोलोगे a का पावर 5 से हमें स्टार्ट करना है। फिर अगला में क्या होगा, a का पावर 4, एक पावर कम होगा, b का पावर 1 आ जाएगा। फिर अगले पद में क्या होगा, a का पावर 3 होगा, फिर b का पावर, अरे a तो a का पावर घटा, b का पावर बढ़ाते जाओ बस। a का पावर फिर एक और कम करो 2, और b का पावर बढ़ा के कितना कर दो 3, फिर a का पावर एक और कम कर दो, b का पावर एक और बढ़ा दो, फिर a खत्म ही हो जाएगा, केवल b बचेगा, और b का पावर कितना हो जाएगा 5। लेकिन इसके सामने जो गुणांक आएगा ये कितना होगा, अरे इसके सामने गुणांक भी तो आता है ना, 2 5, जैसे यहाँ पर 6 आया, 4 आया, 3 आया, ये 2 आया। बात समझ में आ रहा है। तो ये गुणांक कैसे लिखोगे, तो इस गुणांक को आप पास्कल ट्रायंगल से लिख सकते हो। किस ट्रायंगल से, पास्कल ट्रायंगल से, पास्कल त्रिभुज से। क्या बोलता है पास्कल त्रिभुज, अगर a प्लस बी का प्रसार करना है तो हम यहां पर लिख रहे हैं घातांक। क्या लिख रहे हैं, घातांक किसका, a प्लस बी का घातांक। यदि 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, या एक काम करो हम अगर आपको इसमें भी कुछ नोट करना तो आप नोट कर सकते हो, वरना हम चलते हैं अभी, थोड़ा स्पेस बनाते हैं फिर डिटेल में देखते हैं। ध्यान से देखो, पास्कल त्रिभुज से कैसे आप घातांक बता पाओगे। किसका घातांक बता रहे हैं, 2 पद का। हम यहां पर लिख रहे हैं क्या, घातांक। अगर आपका घातांक 1 होगा तो आप गुणांक, हम यहां पर ये क्या बताएगा, गुणांक, तो आप केवल क्या लिखोगे 1। गुणांक क्या रहेगा, चलो पहले 0 से स्टार्ट करो। अगर 0 रहेगा तो गुणांक कितना हो जाएगा 1। कैसे देखते भी चलना, a प्लस बी का घात 0 होता है तो कितना होता है, अरे किसी भी चीज का पावर 0 हो तो वैल्यू 1 ही होता है ना। बस शर्त है a प्लस बी मिलके 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 का पावर 0 परिभाषित नहीं है। बात समझो, जैसे आप इनफाइनाइट पढ़ते हो ना, अपरिभाषित, वो परिभाषित नहीं। 1/0 परिभाषित नहीं होता है, आप ये पढ़ते हो ना, 1/0 अपरिभाषित होता है। तो ऐसे 0 का पावर 0 भी अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पर a प्लस बी मिलके 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो 0 आया पावर, घातांक 0 है तो उसका गुणांक कितना केवल मिला आपको 1 मिला। फिर अगर घातांक 1 होगा तब गुणांक कितना हो जाएगा 1 और 1, यानी a प्लस बी
का पावर 1 करोगे कितना मिलता है, किसी भी चीज का पावर 1 करोगे तो वही आएगा कि नहीं आएगा। देखो यहाँ पर भी गुणांक k का, यहाँ पर भी गुणांक कितना आया। मजे की बात आगे से स्टार्ट होता है। अगर मान लो घात 2 आ गया तब आपको लास्ट में क्या लिखना है, 1 और 1 लिखना है। सभी में जितना भी घात हो लास्ट में आपको 1 और 1 लिखना है। और अगला गुणांक जानने के लिए जो पीछे है इनको क्या करना है, जोड़ देना है। तो आप 1 और 1 को जोड़ो, क्या आएगा, 2 आएगा। तो ध्यान से लिखो, a प्लस बी का पावर 2 करते हो तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका गुणांक 1, लास्ट में 1 आया और ये बीच में कितना आया, तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर मान लो 3 आएगा तब उसके लिए क्या करना, आपको 1 और 1 लिखना है। अगर a प्लस बी का घात 3 आया तो उसके लिए गुणांक आपको चाहिए, तो आपको 1 और 1 लिखना होगा। और उसके अलावा क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ के यहां पर घात और इन दोनों को जोड़ के यहां पर घात। तो 1 और 2 को जोड़ो कितना आएगा, 3 आएगा। और 2 और 1 को जोड़ो कितना आएगा, 3 आएगा। करके देख लो, a प्लस बी का पावर 3 जब आप करते हो तो क्या आता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहाँ गुणांक कितना आया, 1 3 3 1। बात समझ आ रहा है ना। तो अगर आपसे कोई a प्लस बी का पावर 4 पूछे, उसका आपको गुणांक बताना हो तो कैसे बताओगे, लास्ट में आपको क्या लिखना है, 1 और 1। पास्कल त्रिभुज का यही रूल है, आपको लास्ट में क्या लिखना है, 1 और 1। इन दोनों को जोड़ के यहां लिखो, इन दोनों को जोड़ो, फिर इन दोनों को जोड़ो, यानी 3 1 और सॉरी 3 3 6 और यहाँ पर 3 1 कितना होगा, 4। तो ये होता है। तो यानी अगर आपको a प्लस बी का पावर 4 लिखना है तो ये कितना हो जाएगा, आपको स्टार्ट तो a का पावर 4 से करना है, फिर पावर धीरे धीरे कम करते जाओगे, यानी a का पावर 3 b, फिर उसके बाद एक और कम करोगे, a का स्क्वायर b स्क्वायर, फिर एक और कम करोगे a b क्यूब हो जाएगा, और फिर आपको लास्ट में b का पावर 4। और जब गुणांक लिखना होगा तो यहां से देख के गुणांक लिख सकते हो, 1 फिर 4 फिर 6 फिर 4 फिर। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही आप बता सकते हो क्या, अगर पावर 5 हो तो क्या हो सकता है, तो पावर 5 होगा तो आपको लास्ट में एक और क्या लिखना है, 1, और इन दोनों को जोड़ोगे 5, 6 4 10, 6 4 10 और 4 1 5। तो ये हो जाएगा। यानी अगर a प्लस बी का पावर 5 करना होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a का पावर 5, फिर a का पावर 1 कम करते जाओगे 4 और b 1 बढ़ाओगे, फिर यहाँ ये कितना आएगा, a का पावर 3 b स्क्वायर, फिर ये कितना आएगा a स्क्वायर b का पावर 3, फिर ये कितना आएगा a b का पावर 4, और यहाँ पर केवल आपका b का पावर क्या बचेगा, 5। बीच में आप प्लस करके लिख सकते हो, तो ये a प्लस बी के पावर 5 का फार्मूला बन जाएगा। तो क्या ऐसे a प्लस बी के पावर 6 बिना गुणा भाग के बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। तो पास्कल त्रिभुज ये होता है। क्लियर है फिलहाल। तो अब अगर a प्लस बी का पावर 10 चाहिए तब क्या करोगे, तो आपको गुणांक पता करने के लिए 1 से लेकर 10 तक लिखना पड़ेगा, तब जाके आप a प्लस बी का पावर 10 का एक्सपेंशन कर पाओगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा अब दूसरे तरीका पे जाते हैं, रियल द्विपद प्रमेय पे हम बात करते हैं। आपका द्विपद प्रमेय, वहां से मैं आपको एक फार्मूला बताएंगे जिससे आप किसी का भी एक्सपेंशन कर सकते हो बड़े आसानी से, बिना इतना लंबा किए। लेकिन एक चीज आप वहां पर, चलो हम डायरेक्ट वहां पर ही चलते। देखो अगर कभी भी द्विपद हुआ, जैसे द्विपद होने का मतलब a प्लस बी, उसका कुछ भी घात हो, यानी a प्लस बी का घात अगर n हो, तो जो इसका एक्सपेंशन होगा, इसका जो विस्तार होगा, एनसीआर आप जानते हो, इसके पहले वाले चैप्टर में आप पढ़े हो ना, एनसीआर को क्या लिखते हो, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। आपको ये फार्मूला इसमें जरूर पड़ेगा, ठीक है, अगर आप ये जानते हो बहुत अच्छी बात। तो ध्यान से देखो क्या लिखोगे, सबसे पहले NC0, हम ये गुणांक लिख रहे हैं, NC0, फिर a का पावर n, अरे a का जो पावर होगा वही सबसे, अगर a का पावर a प्लस बी का स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर से स्टार्ट होता है, a प्लस बी का क्यूब होता है तो a क्यूब से स्टार्ट होता है, a प्लस बी का पावर 4 होता है a का पावर 4 से स्टार्ट होता है, तो जो यहाँ होता है वही यहाँ होता है। तो अगर a प्लस बी का पावर n है तो आपको a के पावर n से स्टार्ट करना है, और स्टार्टिंग में तो b नहीं रहता है, ठीक है। फिर आगे NC1, एक एक बढ़ाते जाओ, 0 फिर 1 फिर 2, फिर आगे क्या होगा, अब आपको पता है ना, a का पावर कम होता जाएगा, b का पावर बढ़ता जाएगा, यानी a का पावर n-1 और b का पावर 1।
बात समझ में आ रहा है? फिर आगे क्या होगा, NC2, फिर a का पावर n में से 2 कम हो जाएगा यानी n-2 और कितना b का पावर 2, फिर आगे NC3, a का पावर n-3 और b का पावर 3। बात समझ में आ रहा है ना? हम देखो a का पावर एक एक कम करते जा रहे हैं, यहाँ पर पूरा a का पावर n लिए, यहाँ पर n-1 एक और कम कर दिया, यहाँ पर -1 और कर दी, -2 कम किया, यहाँ पर 3 कम किया, यानी एक एक कम होता जा रहा है। और b का पावर देखो यहाँ पर कुछ नहीं था, 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज देखो आप कि अगर जो b का पावर है वही यहाँ c के नीचे लिखा है, अगर b का पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो मतलब 0, तो यहाँ पर देखो NC 0 है, b का पावर 1 है तो NC 1 है, b का पावर 2 है तो NC 2 है, और b का पावर 3 है तो NC 3 है। बात समझ में आ रहा है? तो NC जितना होगा वही b का पावर हो रहा है। कर रहे हो कि नहीं ये चीज नोट? तो ऐसे ऐसे जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो लास्ट में आपको पता है कि b का पावर तो पूरा आ जाएगा, एक खत्म हो चुका होगा, उसमें b केवल बचता है, और b का पावर कितना होगा, अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर n, तो यहाँ पर NC कितना होगा, n होगा। अरे बताया ना, इसके पहले देखो जो b का पावर है वही NC के बाद है, तो अगर b का पावर n है तो NC n ही होगा जो b का पावर है। तो ये हुआ इसका एक्सपेंशन। अगर अच्छा चलो एक काम करो, इससे एक जस्ट पहले वाला पद बताओ क्या होगा। ये तो लास्ट वाला आपने बता दिया ना, ऐसे बढ़ते जाओगे लास्ट वाला ये होगा। इसके जस्ट पहले वाला बताओ। तो क्या इसके जस्ट पहले NC, ध्यान से देखो 2 से 1 कम है, 1 से कम ये है, तो अगर यहाँ पर n है तो उससे 1 कम होगा कि नहीं होगा इसके पहले, यानी NC n-n। और a का पावर कितना होगा, अरे यहाँ पर a का पावर कुछ नहीं है तो इससे एक ज्यादा a का पावर, क्योंकि a का पावर घटता है ना, तो इधर से इधर आओगे मतलब a का पावर बढ़ता है। तो अगर यहाँ पर a का पावर कुछ नहीं तो यहाँ पर a का पावर कितना रहा होगा, 1 रहा। बात समझ में आ रहा है? और b का पावर, क्योंकि आपको पता है कि b का पावर इधर जाने पर बढ़ता है, आप इधर आओगे तो मतलब घटता है, तो अगर यहाँ पर b का पावर n है तो यहाँ पर b का पावर n-1 होगा। बात समझ में आ रहा है ना ऐसा? फिर एक चीज इसमें और आप क्लियर करो, अगर जो पहला पद होगा उसमें 0 लेना है, जो दूसरा पद है उसमें NC 1 लेना है, और जो तीसरा पद है उसमें 2 लेना है, यानी जिस नंबर वाला पद आपको लिखना है उससे एक कम NC लेना है। यानी अगर आपसे कोई पूछ दे कि a प्लस b के पावर n में आप 20वां पद बताइए, सीधा आपसे कोई पूछ दे 20वां पद बताइए, तो 20वां पद क्या होगा, NC 19 होगा कि नहीं होगा? अरे पहले पद में 0 लिखे थे, दूसरे पद में 1 लिखे थे, यानी जिस नंबर का पद लिखना है उससे एक कम लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? अगर आपको 20वां पद लिखना है तो उससे एक कम लिखोगे, 19 लिखोगे, बाकी a का पावर, क्योंकि और आपको पता है जो यहाँ पर होगा वही b का पावर होगा 19, b का पावर कितना होगा 19 होगा, लेकिन a का पावर कितना होगा n-19 डायरेक्ट। क्यों? आपको अभी जब पूरा लिखे थे तो वहां पर 3 बात देखे थे आप, क्या कि कुल घातों का योग इसके घातांक क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर आपने यहाँ पर 19 लिखा तो आपको यहाँ पर n-19 लिखना होगा, ताकि इन दोनों को जोड़ो तो -19 + 19 कैंसिल हो जाए और टोटल घात कितना बचे, n। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? और ऐसे भी आप सोच सकते हो, तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर 1 लिखे हो तो n-1 की हो, अगर यहाँ पर 2 है तो n-2 की हो, अगर यहाँ पर 3 लिखो तो n-3, तो अगर यहाँ पर 19 लिखो तो n-19। पैटर्न आपको समझ आ रहा है? ठीक है। फिलहाल अगर आपको कभी इसी तरीके से, तो आपको ये याद रखना है, याद हो चुका होगा, इसमें केवल एक पैटर्न याद रखो, ये थोड़ा ना कि आप ऐसे आग बंद करके इसे रटोगे, एक पैटर्न याद रखो, आप खुद से लिख सकते हो बात। चलो, अगर कभी आपको a माइनस b का पावर n लिखना होता, ये तो आपने a प्लस b का पावर n लिखा है, अगर आपको a माइनस b का पावर n लिखना हो, क्या a माइनस b के पावर n को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, a प्लस माइनस b का पावर n? अरे ये प्लस माइनस माइनस ही तो हो जाएगा ना, तो आप a माइनस b के पावर n को ऐसा लिख सकते हो क्या, a प्लस माइनस b का पावर n। अरे 2 वेक्टर को घटाना होता था तो कैसे घटाते थे, 2 वेक्टर को घटाने के लिए वेक्टर a माइनस वेक्टर b करना होता था, तो उसे आप ऐसा लिखते थे क्या, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, इसे आप ऐसा लिखते थे ना, वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b। वेक्टर a में वेक्टर b घटाने का मतलब वेक्टर a में माइनस वेक्टर b जोड़ना, तो वही चीज यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएं, a माइनस b को a प्लस माइनस b लिख सकते हो, और इसमें उससे क्या मतलब है, प्लस माइनस करोगे माइनस ही आएगा, आप ऐसा लिख सकते हो इसे आराम से। समझ में आ रहा है बात? चलो, तो फिर इस फार्मूले से जाओ, क्या कैसे लिखोगे, सबसे पहले NC 0,
स्टार्ट तो जीरो से ही करना है ना, एन सी जीरो, ए का पावर एन, अब पहले वाले का पावर यहीं से स्टार्ट करना है, एन से, और दूसरा आपका है माइनस बी, उसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा पहले पद में। फिर आगे चलो, एन सी वन, अब ए का पावर एक कम हो जाएगा, एन माइनस वन, और जो दूसरा है उसका एक पावर आ जाएगा, यानी माइनस बी आएगा। माइनस बी का पावर कितना आएगा, एक। बात समझ आ रहा है? आगे चलो, एन सी टू, ए का पावर एन माइनस टू और माइनस बी का पावर, देखो हम यहाँ पर इसका एक और पावर कम कर दिए और इसका एक पावर बढ़ा दिए। फिर आगे प्लस एन सी थ्री, ए का पावर एन माइनस थ्री और माइनस बी का पावर थ्री, प्लस एन सी थ्री, ए का पावर एन माइनस फोर माइनस बी का पावर फोर, और ऐसे आप लास्ट में जाओगे, एन सी एन होगा, लास्ट में आपको एनसीएन मिलता है ना, एनसीएन, और एक रह ही नहीं जाएगा, केवल आपका बचेगा दूसरा पद, और दूसरा पद यहाँ पर बी नहीं है, दूसरा पद यहाँ पर माइनस बी है, और माइनस बी का पावर क्या आ जाएगा। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हो, ए माइनस बी का पावर एन, ये क्या हो जाएगा, एन सी जीरो, ए का पावर एन प्लस माइनस बी का पावर वन करोगे कितना आएगा, माइनस बी ही आएगा। अरे माइनस नंबर का पावर ऑड रहता है यानी विषम रहता है तो माइनस आता है, और माइनस का पावर इवन रहता है यानी सम रहता है तो प्लस आता है। तो माइनस बी का पावर वन करोगे तो माइनस भी होगा ना, तो यहां से माइनस भी सीखा, तो क्या प्लस माइनस हम माइनस लिख दे फाइनली, माइनस एन सी वन, ए का पावर एन माइनस वन, और यहां पर क्या बचा बी, प्लस माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो यानी एन प्लस होगा यहाँ पर एन सी टू, ए का पावर एन माइनस टू और बी का पावर टू। फिर आगे बताओ कितना होगा, अब माइनस बी का पावर तीन करोगे, जब माइनस का पावर विषम रहता है, माइनस का पावर जब ऑड रहता है तो माइनस आता है ना, तो यहां से माइनस मिलेगा, माइनस बी क्यूब, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एन सी थ्री, ए का पावर एन माइनस थ्री और बी का पावर थ्री, और यहाँ पर ये तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, एन सी थ्री, ए का पावर एन माइनस फोर और बी का पावर फोर, और ऐसे आप लास्ट में आपका ये मिलेगा एन सी एन माइनस बी का पावर एन। आप बोलोगे यहाँ पर आप प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, ये डिपेंड करेगा एन पे। अगर एन यहाँ पर, सॉरी ठीक है थैंक यू, यहाँ पर एन सी फोर रहेगा। अगर अब ये एन का पावर डिपेंड करेगा, अगर यहाँ पर एन का पावर ऑड रहेगा यानी विषम रहेगा तो ये माइनस होगा, और अगर ये एन का वैल्यू सम होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो एन पे डिपेंड करेगा एन क्या है। तो यहाँ पर आपने एक चीज देखा, अल्टरनेट क्रम में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता गया, या आप ऐसे समझ सकते हो कि जो विषम वाला पद रहेगा एनसी वन, जैसे वन ये आपका विषम वाला, और यहाँ पर वन है ना तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर टू है तो प्लस होगा, माइनस थ्री है विषम है तो माइनस होगा, जैसे भी आप पैटर्न याद रखो। समझ में आ रहा है इतना बात? चलो, तो आप इसे भी याद रख सकते हो, ठीक है, याद रखना। अब हम चलते एक लास्ट रिजल्ट पे आपका, जो कि आपको जरूरत पड़ेगा, आप इसे कॉपी करना तो आप इसे कॉपी कर सकते हो। चलो, अब वन प्लस, अगर कभी आपको पहला पद वन मिल जाए, वन प्लस ए का पावर एन लिखना तो कैसे लिखोगे, वन प्लस ए का पावर एन, पहला पद हमने जो ए और बी लेके चलते थे वहां पर, जैसे एक्स और वाई लेके चलते थे, तो वहां पर हम एक को वन बना दिए और एक को ए लिख दिए, तो उसे भूल जाओ। आप जरूरत थोड़ी नहीं कि वही याद कर करके लिखो, आप स्टार्ट करो अपने हिसाब से। क्या एनसी एन से स्टार्ट होगा, आप देख के बता रहे हैं, अरे आप देख के मत बताओ, बिना देखे आप बताओ। चलो, ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले एनसी एन होगा कि एनसी जीरो होगा, एनसी जीरो, फिर हम यहाँ का पावर से स्टार्ट करते हैं, वन का पावर कुछ करोगे वन ही आएगा, उसके लिए कुछ सोचना नहीं है ना, वन का पावर कुछ भी करो वन ही आएगा, तो वन छोड़, बाकी दूसरा तो नाम ही निशान नहीं होता है पहले, दूसरा पद तो पहले नहीं आता है ना, आगे से स्टार्ट होगा। शुरुआत में ए का पावर कितना होगा, जीरो, ठीक है, ठीक, प्लस एनसी वन, ए का, अब इसका पावर सोचना ही नहीं, अब केवल बी का, इसका पावर सोचो, और इसका पावर आपको पता है कैसे होता है, जो यहाँ पर होता है, यहाँ जो यहाँ पर होता है वही दूसरा यानी बी का पावर होता है। तो यहाँ पर बी की जगह कितना है, ए है, बी की जगह है, तो ए का पावर कितना हो जाएगा, वन, प्लस आगे NC2, पहले के नहीं सोचना, पहले का पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए का पावर 2, फिर NC3, ए का पावर 3, NC4, ए का पावर 4, NC5, ए का पावर 5,
लिखने में अच्छा लग रहा है ऐसे लिखते जाए, लेकिन नहीं लिखेंगे NCN A का पावर। क्लियर है? डायरेक्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ठीक है, बहुत सही। तो फिर आपका ये बस इस चैप्टर में इतना ही इसका इंट्रो है। तो बढ़ते एक्सरसाइज की तरफ, पहले आप उदाहरण कर लो ना। तो चलो अब हम चलते हैं उदाहरण की तरफ ना। तो आप सबसे पहले आपका सबसे पहला उदाहरण, उदाहरण नंबर 1 क्या है? एग्जाम्पल फर्स्ट आपका आपको बोला है x² प्लस 3/x पावर 4। इसका क्या करना है? प्रसार ज्ञात कीजिए। बताना है वैल्यू कितना होगा। फार्मूला लिख के लिखे कि डायरेक्ट आप सब हेल्प करोगे? डायरेक्ट बताओगे ना, वेरी गुड। चलो NC 0 होता है पहले, तो n क्यों लिखोगे? अब n की तो जगह आपको 4 मिला ना, n बराबर 4 मिला है। यहां पर देखो n की जगह कितना आया है 4, a की जगह कितना आया है x² और b की जगह कितना आया 3/x। ये अपने समझने के लिए है बाकी। तो NC 0 यानी 4C 0 x² का पावर 4, और ये सबसे पहले ऐसे, फिर b नहीं रहता है दूसरा, प्लस आगे चले 4C 1, इसका पावर 1 कम करो यानी 4 से 1 कम हुआ 3, फिर आगे या लिख दे क्या ऐसे 4 - 1 डायरेक्ट, वेरी गुड। फिर दूसरा क्या है आपका 3/x, इसका पावर कितना होगा 1, प्लस 4C 2 x² का पावर 3 था, तब 1 और कम करो 2, इसका पावर 1 बढ़ाते जाओ, प्लस 4C 3 x² का एक और पावर कम करो 3/x का पावर 3 प्लस 4C 4, आगे इसका और एक कम करो पावर, तो x² का पावर 1 था, एक और कम करो 0 हो जाएगा। 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, लास्ट वाले पद में लिखते भी नहीं है एक, तो केवल b वाला रहेगा यानी 3/x, और इसका पूरा पावर रहेगा 4। समझ में आया ना डायरेक्ट? ठीक है। अब आपको ये पता है क्या? आपको पता है NC 0 का वैल्यू भी 1 होता है और NCN का वैल्यू भी 1 होता है, पता है ना? अरे कॉम्बिनेशन है सी, मतलब क्या होता था n वस्तुओं में से एक को भी नहीं सिलेक्ट करने का कितने तरीके हैं? बस एक ही तरीका है कि भैया नहीं तरीका सिलेक्ट करना है, और सभी में से सभी को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका है। उसमें क्या 2-4 तरीका है? सभी है, सभी को सिलेक्ट कर लो, ये एक ही तरीका है उसका। तो NC 0 और NCN का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1 ना, तो बचा है कितना? पावर गुणा हो जाता है क्या? अरे आपको ये पता है ना, a का पावर m का पावर n ये होता है a का पावर m इंटू n, ये दोनों पावर गुणा हो जाता है, ठीक है। अगर लेकिन हाँ a का पावर m का पावर n रहेगा तब आप ये गुणा मत कर देना a का पावर m इंटू n कर, ये m का पावर है, बात समझ में आ रहा है ना? जब इस पूरे का पावर रहेगा तब वो गुणा होगा, ये बात याद रखना। तो बताओ ये जो दोनों पावर गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा? x पावर 8, बात समझ में आ रहा है? प्लस 4C1 का वैल्यू कितना होगा? 4C1 को कैसे लिखोगे? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4 - 1 यानी फैक्टोरियल 3, यही है ना? और फैक्टोरियल 4 को आप 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो क्या? और फैक्टोरियल 3 में 1 का गुणा करो, कैंसिल 4 हो जाए, बात समझ आ रहा है? यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और बताओ ये कितना हुआ x पावर 6 ना, इंटू किसी का पावर 1 करोगे वही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/x, प्लस 4C2 को कैलकुलेट करो, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 - 2 यानी फैक्टोरियल 2, तो क्या इसे 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2 लिख सकते हो क्या? और आपका एक फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, तो 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, ठीक है। और बाकी यहां पर बचा कितना? x पावर 4, अरे 2 और 3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 9, और x का स्क्वायर करोगे तो x² ही आएगा, प्लस 4C3 का वैल्यू बताओ कितना आएगा? 4C3 का वैल्यू कितना आएगा? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 - 3 यानी फैक्टोरियल 1। तो क्या ये फैक्टोरियल 4 को केवल आप ऐसे 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो? अरे आपका फैक्टोरियल 3 कैंसिल हुआ, तो ये बचा कितना वैल्यू 4। और आपको ये पता है NCR का वैल्यू ये बराबर होता है NCN - R। अरे प्रूफ की हो प्रमेय वहां पर, बात समझ आ रहा है ना? जैसे यानी अगर आपको 5C2 का वैल्यू पता है तो वही होगा जो 5C3 का वैल्यू होगा। अरे 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा ना, यानी 8C5 का वैल्यू वही होगा जो 8C3 का वैल्यू होगा। 8 में से 5 घटाओगे 3 आएगा, बात समझ आ रहा है ना? तो वास्तव में ये चीज है, आपने 4C1 निकाला है क्या?
अरे 4C1 का वैल्यू आपने क्या निकाला था 4, तो 4 में से 1 घटाओगे 3, तो 4C3 का वैल्यू यही आएगा, इतना गुणा भाग करने का काम नहीं था। समझ में आ रहा है ना? अगर ये वैल्यू कितना आया था 4, तो 4 में से 1 घटाओगे आएगा 3, तो इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा भाई 4। फिलहाल ये तो 4 आया, और एक्स स्क्वायर का पावर 1 है, तो ये तो एक्स स्क्वायर यहाँ से मिला, और 3 त्रिक 9 त्रिक 27 बटे एक्स क्यूब। आगे 4C4 NCN का वैल्यू कितना होता है 1 ना, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 गुणे 3 त्रिक 9 त्रिक 27 थी 81, तो यानी 3 का पावर 4 कितना होता है 81, और यहाँ पर बचा कितना x पावर 4। ये आंसर है आपका। नहीं, सरल करो, एक लाइन और करो, x पावर 8 प्लस 4 तिहाई 12, x पावर 6 है, x पावर 1 है, एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना x पावर 5 प्लस 9 6 54, 2 कैंसिल होगा, x स्क्वायर बचेगा, 27 हो के 7 चौक 28, 4 दूनी 8 2 10 108, और बचा कितना, अब नीचे x बचेगा, बात समझ में आ रहा है ना, प्लस 81 के 81 x पावर, तो यहाँ पर सही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। पावर 8 पावर 5 पावर 2 पावर 1 नीचे पावर 4, ये तो पूरा इधर उधर हो गया ना, तो उसके वजह से ये इसके वजह से, बात समझ में आ रहा है ना, क्रम से नहीं गए क्योंकि है। तो क्या आपको ये एक्सपेंशन समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से? वेरी गुड। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसमें, 98 का पावर 5, 98 का पावर 5, बहुत से। अब 98 पावर 5 करने का सीधा एक सिंपल तरीका है, 98 गुणे 98 गुणे 98 गुणे 98 गुणे 98, आप पूरा गुणा भाग करके कर लेना, उससे अच्छा। हाँ, लेकिन वो मूर्ख लोग करेंगे, जो कि आप सब नहीं हो, सब बुद्धिमान लोग हो ना, तो आप कैसे करोगे? क्या 98 को आप ऐसा लिख सकते हो क्या 100 माइनस 2 का पावर 5, तो ये कितना होगा, लगाओ कोई टेक्निक, NC 0, n का वैल्यू कितना है 5, तो 5C 0, 100 का पावर कितना हुआ 5, और 2 का पावर 2 नहीं रहेगा, माइनस है, बीच माइनस है, तो आपको पता है जब माइनस होता है तो अल्टरनेट क्रम में लगाते जाओ, प्लस माइनस प्लस, तो बीच में अब क्या आ गया माइनस, अब 5C 1, और 100 का पावर 1 कम होता जाएगा 4, और 2 का पावर 1 बढ़ता जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस बाद प्लस 5C 2, 100 का पावर 1 और कम करो 3, 2 का पावर 1 बढ़ा दो 2, प्लस 5 सॉरी प्लस के बाद अब क्या आएगा माइनस 5C 3, 100 का पावर 1 और कम करो, 2 का पावर 1 और बढ़ाओ, प्लस 5C 4, 100 का पावर 1 और कम करो, तो जब 2 में से 1 कम करोगे 1 आएगा, तो 1 लिखेंगे नहीं, और 2 का पावर कितना है 4, फिर माइनस 5C 5, और 100 रह ही नहीं जाएगा, बचेगा 2, और 2 का पावर कितना 5। बढ़िया, चलो 5C 0 का वैल्यू कितना होगा 1, 5C 0 का वैल्यू 1 ही होगा ना, आपको पता है ना, NC 0 और NCN ये दोनों वैल्यू 1 होता है, आप याद रखो, तो n ये कुछ भी हो, अगर नीचे 0 मिला तो खत्म 1, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और 100 को कितना 100 का पावर 5, क्या 100 का पावर 5 मतलब जानते हो, 100 का 5 बार गुणा करो, या तो 100 को क्या आप 10 का पावर 2 लिख सकते हो क्या, अरे 100 मतलब 10 का पावर 2 है, और इसका पावर कितना है 5, तो पावर गुणा हो जाता है आपस में, तो 5 दूनी 10, तो यानी आप इसे लिख सकते हो 10 का पावर 10 सिंपली, या तो पूरा 1 लिख के 10 0 लिखो, आपका मर्जी, तो हम सिंपली ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। माइनस 5C1, 5C1 का वैल्यू कितना होता है, अरे 5C1 निकाल लो ना तुरंत, फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 1 इंटू 5 माइनस 1 करो फैक्टोरियल 4, तो यहाँ 5 गुणे फैक्टोरियल 4 फिर 5 बचेगा, फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आया 5 गुणे, क्या यहाँ पर 10 का पावर 2 है, और 2 का इसमें गुणा होगा 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो यानी 10 का पावर कितना होगा 8, और 2 का पावर 1 करो कितना आएगा 2, प्लस 5C2 का वैल्यू कितना होता है फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू 5 माइनस 2 यानी फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 को आप कितना लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 को दो, तो ये कैंसिल हुआ, और 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, तो ये वैल्यू कितना आया आपका 10, ठीक है, और बाकी यहाँ पर 10 2 है, 3 दूनी 6, यानी 10 का पावर कितना आएगा 6, और 2 दूनी 4, समझ में आ रहा है ना। चलो माइनस 5C3 का वैल्यू वही होगा जो 5C2 का वैल्यू होगा,
अरे 5 में से 2 घटाओगे 3 ही आएगा ना, इसके पहले आपको जस्ट बताया गया है। तो 5c2 का वैल्यू आपने अभी गुणा किया 10 आया, मतलब सॉल्व किया 10 आया, तो इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा 10, तो -10, और ये कितना आ जाएगा 10 का पावर 2 यानी 4, 10 का पावर 4 नहीं आएगा ना, क्योंकि ये पावर 2 है, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना आया 8 प्लस 5c4 का वैल्यू आएगा जो 5c1 का वैल्यू आएगा, और 5c1 का वैल्यू कितना है 5, तो ये वैल्यू भी कितना होगा 5 गुणे केवल 100 बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 10 का घाते 2 इंटू 16 माइनस 5c5 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और 2 का पावर 25, 16 दूना 32, तो ये तो 1 हो जाएगा। अरे NCN है ना जो यहाँ वही यहाँ, NCN का वैल्यू भी कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 32, तो आप ये कितना मिला 10 का पावर 10 माइनस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 होता है ना, और 10 मतलब 10 का पावर 1, और यहाँ पर 10 का पावर कितना 8, तो जब बेस सेम होता है तो गुणा घात जुड़ जाता है ना, तो ये 1 और वो 8 मिलके कितना हो जाएगा 10 घाते 9 प्लस 10 या एक काम करो इसका घात 1 है, तो 10 घाते 1 10 घाते 6 मिलके 10 घाते 7 हो जाएगा क्या, तो ये 10 घाते 7 लेकिन अभी 4 रहेगा, तो 4 गुणे 10 घाते 7 माइनस, बताओ ये 10 घाते 1 है 10 घाते 5 हुआ, तो 8 गुणे 10 घाते 5, ये बताओ 16 बचे 80, तो 80 को क्या 8 गुणे 10 लिख सकते हो क्या, और अभी आपका ये कितना 10 घाते 2 है, तो यहाँ पर 10 घाते 1 10 घाते 2 मिलके 10 घाते 3 हुआ, तो 8 गुणे 10 घाते कितना हो जाएगा 3, ठीक है, और बाकी यहाँ पर आपका -32 के 32, आप इतने पे आंसर छोड़ सकते। समझ में आ रहा है क्या, आप सब अपने मन से लगभग कर चुके क्या इसे, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, तो आगे चला जाए। चलिए अब हम चलते हैं अगले उदाहरण यानी उदाहरण नंबर 3 पर। क्या कर रहा है उदाहरण नंबर 3, 1.01 का पावर 10 लाख ना, 6 जीरो है तो 3 2 5 1 6 ठीक, और 10,000 में कौन सी संख्या बड़ी है, आपको बताना है इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो अभी 1.01 का पावर 10 लाख है, अभी आप इतना करोगे तो अभी आपको नहीं पता है ना कि वो लगभग एग्जैक्ट कितना आएगा, तो ध्यान से देखो, क्या आप 1.01 का पावर 10 लाख इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, 1.01 का पावर 10 लाख, बोलो ऐसा लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, अरे ये 10 लाख है ना, आप 1.01 को 1 अलग कर दो, 0.01 अलग कर दो, ऐसा करने पे क्या होगा कि आपका ये द्विपद में आप यहाँ पर द्विपद प्रमेय लगा सकते हो, और अभी आपने कल द्विपद प्रमेय लगाना सीखा है, NC0 यानी 10 लाख C0, फिर आगे क्या होता है इसका पावर n यानी 1 का पावर 10 लाख, इसका कोई पावर नहीं होता है, फिर प्लस अब एक यहाँ पर एक बढ़ता जाएगा यानी 10 लाख C1 ना, अब इसका एक पावर कम हो गया यानी 1 का पावर, इसमें से जब 10 लाख में से एक कम करोगे तो कितना हो जाएगा 9,99,9,99,999, और अब 0.01 का पावर 1 आएगा, क्योंकि यहां से इसका पावर बढ़ता जाएगा ना, आपको ये बताया गया था, प्लस फिर आगे 10 लाख C2, 1 का पावर 1 और कम हो जाएगा 9,99,998, और इंटू 0.01 का पावर कितना 2, और ऐसे आगे ये क्या होगा बढ़ता रहेगा। अच्छा आपको पता है कि NC0 वैल्यू कितना होता है 1 होता है, अगर नीचे आपको अब n का वैल्यू कुछ भी हो, नीचे अगर आपको 0 है इसका वैल्यू कितना होगा 1, तो ये इतना वैल्यू कितना हुआ 1, और ये वैल्यू कितना हुआ 1 का पावर कुछ करो क्या आएगा 1 ही आएगा, प्लस आपको ये भी पता है ना NC1 का वैल्यू क्या होता है n होता है, पता है कि नहीं पता है, अरे NC1 का वैल्यू n होता है, कैसे NC1 को आप लिख सकते हो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n-1, और फैक्टोरियल n को क्या n इंटू n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हो, वही नंबर लिखोगे उससे कम फैक्टोरियल लिखोगे, और आपका नीचे फैक्टोरियल n-1 है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना n, तो जब नीचे 1 हो तो वैल्यू केवल यही ऊपर वाला,
तो यानी 10 लाख C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 लाख। बात समझ आ रहा है ना। और 1 का पावर कुछ करोगे 1 ही आएगा, और बाकी 0.01 का पावर 1, किसी का पावर 1 करोगे तो वही नंबर आता है। तो 0.01 का पावर 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.01 प्लस आगे ये क्या हुआ आपका 10 लाख C2, और 1 का पावर कुछ करोगे 1 ही आएगा, और बाकी 0.01 का पावर 2 हुआ, और बाकी ये आगे आपका ऐसा बढ़ता रहेगा। तो 1 में 1 का गुणा करोगे 1 आएगा, और 10 लाख में 0.01 का गुणा करोगे तो बस यही 2 जीरो गायब हो जाएगा दशमलव हटाने के लिए। तो जब 2 जीरो गायब करोगे तो 1 2 3 4 जीरो बचेगा, यानी 10,000। तो ये कितना हुआ 10,000 प्लस, और इतने टर्म होंगे। अच्छा क्या बताओ, सभी टर्म पॉजिटिव होंगे कि नहीं पॉजिटिव होंगे? अरे देखो ये भी प्लस वाले, इसमें भी ऐसा तो इसमें कहीं दिख रहा है आपको माइनस कहीं मिलेगा, सभी टर्म आपके पॉजिटिव होंगे, यानी प्लस धनात्मक संख्याएं। ये कुछ आपकी इसके आगे कुछ धनात्मक संख्या आएगी। अब बताओ ये कुल मिलके क्या 10,000 एक हुआ कि नहीं हुआ? 10,000 में एक जोड़ोगे 10,000 एक आएगा, और अभी आगे कुछ प्लस में ही नंबर आपको मिलेंगे धनात्मक, कुछ धनात्मक संख्या आपको मिलेगी। तो आपने लिया किसे, हल किया इसे, तो ये वैल्यू हल करने के बाद 10,000 एक से कुछ ज्यादा आएगा, और ये वैल्यू तो केवल 10,000 है। अब बताओ दोनों में कौन बड़ा है? ये 10,000 एक से कुछ ज्यादा है, और ये केवल 10,000 है, तो बड़ा यही है ना। तो यानी तो दिस इंप्लाइज दैट क्या 1.01 का पावर 10 लाख ये बड़ा होगा कितने से, 10,000 से। बस समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका उदाहरण नंबर क्या बोला, उदाहरण नंबर 4, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि 6 पावर n माइनस 25 को जब 25 से भाग दिया जाता है तो सदैव शेष कितना बचता है, 1। अगर हम इस नंबर को 25 से भाग दे तो हर स्थिति में कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। क्लास 10th में आपने ऐसा क्वेश्चन करके आया है क्या, कि अगर किसी नंबर को आप सिद्ध कीजिए कि सभी विषम संख्याएं 2q + 1 के रूप की होती है, क्यों ना ऐसा। तो यहां पर क्या मतलब होता था कि अगर विषम संख्या, मान लो विषम संख्या को हम o से दर्शाते हैं, तो अगर विषम संख्या को आप 2 से भाग दोगे तो कुछ न कुछ भागफल आएगा, और प्रत्येक दशम कितना शेषफल बचता है, 1। इसीलिए आप लिखते हो जो विषम नंबर होता है o, ये किस फॉर्म का होता है, 2q + 1, यानी 2 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आपको आज भी तो यही बोला है कि अगर इस टाइप के नंबर को आप 25 से भाग दोगे तो प्रत्येक दिशा में क्या बचेगा, 1 शेष बचेगा। यानी आपको सिद्ध करना है 6n - 25 ये बराबर होगा 25q + 1। बात समझ आ रहा है ना। तो ये देख के आपको बताओगे ना 25 से भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। यानी आपको ये सिद्ध करना है। अगर आप ये प्रूफ कर पाए तो आपने प्रूफ कर दिया कि 6 पावर n - 25 में आप 25 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। बात समझ आ रहा है ना। तो कैसे करोगे, और आपको यहाँ पर किसका प्रयोग करना है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करना है। तो ध्यान से देखो, 6 पावर n हम लेके चलते। अच्छा 6 पावर n को क्या आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 1 + 5 का पावर n। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपको 1 भी चाहिए, तो 1 लेके चलेंगे तो 1 भी मिल। अब आप ऐसा कर सकते हो, इसे हम 2 का पावर क्या लिखे, 2 + 4 लिख दें। 6 को आप 2 + 4 भी तो लिख सकते हो ना, तो लेकिन वो लिखने से आपको क्या मतलब होगा, 2 का ही काम है यहाँ पर। 2 + 4 लिखोगे ना तो 2 का काम है ना तो 4 का काम है। यहाँ पर आप 5 लिखोगे आपको 25 भी मिलने, 25 भी चाहिए और आपको 1 भी चाहिए। तो इसीलिए हमने इस जो 6 पावर n, क्योंकि द्विपद प्रमेय आप लगाओ कहाँ, जहां पावर n होना आएगा वहीं पर तो आप द्विपद प्रमेय लगाओगे, यानी 6 पावर n में ही तो आपको द्विपद प्रमेय लगाना है। तो 6 पावर n को हम अलग अलग कर दिए 1 + 5, जिससे आपको 25 भी मिल जाए और आपको 6 भी मिल जाए। बात समझ आ रहा है ना। चलो तो 1 + 5 पावर n ये द्विपद प्रमेय के हिसाब से बताओ ये कितना होता है, ये कितना होगा, NC 0 ना। अब इसका पावर 1 का पावर कितना n, अभी 5 का पावर कुछ नहीं रहेगा, प्लस
NC1, फिर 1 का पावर 1 कम हो जाएगा यानी n-1 और 5 का पावर 1 बढ़ जाएगा, प्लस NC2 1 का पावर 1 और कम होगा और 5 का पावर 1 और बढ़ेगा, प्लस NC3 1 का पावर कितना n-3 और 5 का पावर 1 और बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? ऐसे आप आगे कंटिन्यू करते जा सकते हो कि नहीं लिखते जा सकते हो। तो ध्यान से देखो, ये तो आपका हो जाएगा 6 का पावर है, 1 5 मिलके 6 का पावर n हो जाएगा। और ये बताओ कितना हुआ NC0, आपको बताना अगर नीचे 0 हो तो वैल्यू कितना होता है 1, और 1 का पावर कुछ कर दो वैल्यू कितना होगा 1। NC1 का वैल्यू कितना होता है, अभी आपको बताया थे ना कि कभी भी NC अगर नीचे 1 आ जाए तो वैल्यू यही n होता है, तो NC1 का वैल्यू कितना होगा n। क्लियर है? बहुत सही। आगे आप 1 का पावर कुछ करोगे 1 ही रहेगा, और यहाँ पर अभी आपका क्या है 5। ठीक है, यहाँ पर 25 से भाग देना कि 5 से भाग देना है ना, 25 से भाग देना है। ठीक है, चलो अब, और ये 6 पावर n-5 है, 6 पावर n-25 है ना, ये 6 ये -5n है क्वेश्चन में देखो। ठीक है, 6 पावर n-5n, ये 25 नहीं है, 6 पावर n-5n को आप 25 से भाग दे रहे। ठीक है, तो अब आओ देखो, तो ये कितना हुआ 5n प्लस NC2 को आप लिखो वैसे, और ये 1 का पावर कुछ करो वही रह जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, प्लस यहाँ पर आपका क्या बचा NC3, 1 का पावर कुछ करो 1 ही आएगा, और 5 का पावर 3 करोगे 125 होगा, 5 बचे 25, 25 बचे 125, प्लस ऐसे आगे आपको मिलता चला जाएगा। समझ आ रहा है बात? ठीक, हमें क्या प्रूफ करना है, आप ये देखते रहना, आपको यही प्रूफ करना है 6 पावर n-5n। तो 6 पावर n तो आपको मिला है बराबर 1 प्लस 5n हुआ, तो ये प्लस 5n आप इधर लाओगे तो आपको -5n मिल जाएगा, और देखो आपको 1 मिला, बस अब आपको 25 क्यों दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे 25 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक का आपको जरूरत है, बाकी अब इतने का आपको 25 क्यू के टाइम दिखाना है। 25 यहाँ पर 125 में भी 25 है, आगे भी 25 आएगा। अरे देखो 5 का पावर 4 होगा, 5 का पावर 5 होगा, 5 का पावर 6, क्योंकि 5 का पावर देखो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 5 का पावर बढ़ता जाएगा ना, तो 5 का पावर जब बढ़ता जाएगा तो 5 बचे 25, 25 तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि 25 तो केवल 5 का पावर 2 में ही मिला, 5 का पावर 3 में तो 25 गुणे 5 होगा, 5 का पावर 5 में 25 गुणे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो आप हर जगह से क्या कॉमन ले सकते हो 25, तो जब 25 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको NC2, यहाँ आपको क्या मिलेगा NC3 इंटू 25, 125 होता है भाई, 5 बचेगा। आगे भी आप लिख सकते हो एक स्टेप, NC4 इंटू 5 का पावर 1 और बड़ा होगा यानी आपको 25 मिलेगा, फिर आगे ऐसे NC5 5 का पावर 1 और बढ़ेगा, 25 बच्चे 125, ऐसे आपको आगे मिलता रहेगा कि नहीं मिलता रहेगा। तो ये जो भी आएगा ये एक नंबर होगा, इस नंबर को आप क्यू बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, क्यू टाइप से। तो दिस इंप्लाइज दैट 6 पावर n बराबर 1 प्लस 5n प्लस 25 क्यू ना, इस पूरे को मैंने क्या बोला क्यू। तो अब यहां से आप क्या लिख सकते हो 6 पावर n माइनस 5n ये बराबर हुआ 25 क्यू प्लस 1। तो इस बात से आप क्या बता सकते हो कि 6 पावर n माइनस 5n को अगर आप 25 से भाग दोगे तो प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा। समझ में आ रहा है ना बात? तो आपका ये भी क्या हुआ प्रूफ हुआ। तो फिर आपका अब यहाँ पर बस करते हैं, तो हम चलते हैं फिर अब प्रश्नावली को अगले लेक्चर में। तो ठीक है, फिर यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।